Hello students, welcome to the Tutor classes. Today we are going to study part 10 रम्मो और कल्लू। चलिए शुरू करते हैं पाठ 10 रम्मो और कल्लू। रधिया हमारे घर की सफाई करती थी। रधिया नाम की एक महिला है जो हमारे घर की सफाई करती थी। इसको हम स्टोरी बेस में लेंगे कि कोई ये चीज़ बता रहा है और किसी के बारे में बात चल रही है, तो उसी पर्पस में आप स्टोरी को समझते हुए चलेंगे। कभी वह सफाई करने आती तो कभी उसकी दोनों लड़कियों में से कोई एक। कभी रधिया खुद सफाई करने आती थी तो कभी उनकी दो लड़की में से कोई भी एक। एक का नाम था रम्मो और दूसरी का नाम था कल्लू। उनकी दो बेटियों में से एक का नाम था रम्मो और दूसरी वाली का नाम था कल्लू। कभी कभी तो वे दोनों साथ भी आ जाती और कभी कभी तो सफाई करने वो दोनों साथ में भी आ जाती थी। वे तीनों सफाई का काम बड़ी लगन से करती थी। वो रधिया और उनकी दोनों बेटियां सफाई का काम बहुत ही लगन से करती थी। ऐसा लगता था कि वे हमारे घर को अपना घर मानकर सफाई करती हैं और ऐसा लगता है कि वो हमारे घर को अपना ही घर मानकर सफाई करती हैं। बच्चों में भी उनके प्रति अपनापन था और हमारे बच्चों में भी उन तीनों के प्रति एक अपनापन था। वे रधिया को आंटी कहते थे और रम्मो और कल्लू को दीदी। वो रधिया को आंटी कह के बुलाते थे और रम्मो और कल्लू को दीदी बोलते थे। रम्मो की उम्र 14 वर्ष थी और कल्लू की उम्र 12 वर्ष। पढ़ाई लिखाई उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी। रम्मो 14 साल की थी और कल्लू 12 साल की थी और उन दोनों ने ही पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं की थी। बस माँ को काम में सहायता करती और अपने घर का काम काज करती। वो दोनों सिर्फ अपनी माँ को उनके काम में सहायता करती और अपने घर के ही काम काज करती। एक दिन सफाई करने दोनों बहनें आई और एक दिन की बात है कि सफाई करने के लिए वो दोनों बहनें आई। मुझे उनमें अपनी पुत्रियों का भास हुआ। मुझे वो दोनों अपनी पुत्रियां जैसी लगी। सोचने लगा कि क्या इनका सारा जीवन यूं ही व्यतीत होगा? क्या ये पढ़ लिख नहीं सकती? वो सोचने लगे कि मैं सोचता हूँ कि इनका क्या ये पूरा जीवन इसी तरह से निकल जाएगा? क्या ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगी? नहीं कर सकती। मैंने रम्मो से पूछा, रम्मो बिटिया, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की? वो बोलते हैं कि मैंने रम्मो से पूछा कि रम्मो बेटी, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की? नहीं बाबूजी, हमारे परिवार में लड़कियों को पढ़ने कोई नहीं भेजता। हाँ, लड़के ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। रम्मो जवाब देती हैं कि नहीं बाबूजी, हमारे परिवार में लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए कोई नहीं भेजता। हाँ, लेकिन लड़के ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी? क्या तुम्हारा मन विद्यालय जाने का होता है? बाबूजी पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ना लिखना चाहती हो? क्या तुमको भी स्कूल जाने का मन करता है? होता है, पर क्या करें बाबूजी, अगर हम विद्यालय जाने लगेंगी तो माँ का काम कौन करेगा? वैसे हमारे मोहल्ले में बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, वे पढ़ने नहीं जाते। रम्मो कहती है, होता है बाबूजी, पर क्या करें, अगर हम स्कूल चले जाएंगे तो माँ के साथ काम कौन करवाएगा? और वैसे भी हमारे मोहल्ले के बच्चे तो दिन भर खेलते रहते हैं, कोई भी पढ़ने नहीं जाता। क्या मैं तुम्हारी माँ से इस बारे में बात करूं? बाबूजी कहते हैं कि क्या तुम्हारी माँ से मैं इस विषय में बात करूं? कर लीजिए बाबूजी। रम्मो कहती है कि हाँ बाबूजी, कर लीजिए। दूसरे दिन जब रधिया सफाई करने आई तो मैंने उससे पूछा, रधिया, तुमने अपनी लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं? दूसरे दिन बाबूजी ने जब रधिया सफाई करने के लिए आई तो उससे पूछा कि रधिया, तुमने अपनी लड़कियों को पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं? बाबूजी, यदि सब लोग पढ़ने लगेंगे तो आप लोगों के घर का काम कौन करेगा? पढ़ाने लिखाने से क्या फ़ायदा?
काम तो इन्हें यही करना है बाबूजी। वो कहती है, रधिया जवाब देती हैं कि बाबूजी, अगर सभी लोग पढ़ लेंगे तो आप जैसे के घर का काम कौन करेगा? पढ़ने लिखने से वैसे भी क्या फ़ायदा, काम तो इन्हें यही करना है ना। यही काम करना है, तुम्हारा मतलब गुजारे के लिए पैसा कमाना है। सो पढ़ लिख कर पैसा कमाने के लिए ये कुछ और भी काम कर सकेंगी, फिर यह काम करने की ज़रूरत नहीं। बाबूजी कहते हैं, यही काम करना है, तुम्हारा मतलब गुजारे के लिए पैसा कमाना है ना, मतलब घर चलाने के लिए पैसा कमाना है ना। सो पढ़ लिख कर पैसा कमाने के लिए ये कुछ और काम कर सकेंगी, फिर ये काम करने की तुमको क्या ही ज़रूरत है। ये बात तो ठीक है बाबूजी, पर हमें तो इनकी शादी ब्याह करना है। जब ये पढ़ जाएंगी तो हमारी जाति में इनके लिए पढ़ा लिखा लड़का कहाँ से मिलेगा। रधिया कहती है, ये बात तो ठीक है बाबूजी आपकी, पर हमारे यहाँ इनकी अब शादी ब्याह करना है, और हमारे यहाँ मतलब हमारी जाति में इतना पढ़ा लिखा लड़का फिर इनके लिए कैसा मिलेगा अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो। अच्छा, ऐसा करो कि रविवार के दिन काम से निपट कर तुम दोनों मेरे पास आओ तो बैठकर बातचीत करेंगे। बाबूजी कहते हैं, अच्छा तुम ऐसा करो कि रविवार के दिन तुम अपने पूरे काम से फुर्सत होकर सारा काम ख़त्म कर कर आओ और हम बैठकर बातचीत करेंगे। अगले रविवार को दोपहर बाद रम्मो और कल्लो को लेकर रधिया मेरे पास आई। रविवार को दोपहर में रम्मो और कल्लू को लेकर रधिया गई। किसके पास गई? बाबूजी के पास। वे तीनों साफ सुथरे कपड़े पहने हुई थी। वो तीनों ने बहुत ही अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने हुई थी। मैं उन्हें एकदम पहचान नहीं पाया। बाबूजी कहते हैं कि ऐसे में मैं उनको एकदम से पहचान नहीं पाया। मेरे मुंह से निकल गया, अरे यह रधिया है। देख रधिया, ये लड़कियां भी कैसे अच्छी लग रही हैं। वो कहते हैं कि फिर मेरे मुंह से निकल गया, अरे ये रधिया है। देख रधिया, ये लड़कियां भी कितनी अच्छी लग रही हैं। वो कहते हैं, बाबूजी रधिया से कहते हैं कि ये लड़कियां भी कितनी अच्छी लग रही हैं, कैसी समझदार मालूम होती हैं। कहती हैं कि ये लड़कियां मतलब रम्मो और कल्लो तो समझदार मालूम होती है। कुछ मिनट बाद मेरी बेटी चाय और बिस्किट लेकर आ गई। कुछ मिनट बाद बाबूजी की बेटी चाय और बिस्किट लेकर आ गई। फिर उसने रम्मो, कल्लो और मैंने साथ साथ चाय पी और बिस्किट खाई। फिर उनकी बेटी ने, रम्मो ने, कल्लो ने, सब ने बैठ के साथ साथ बिस्किट खाए, चाय भी पिए। अब रधिया का मन थोड़ा अस्वस्थ हुआ। मैंने रधिया से बातचीत प्रारंभ की। फिर थोड़ी देर बाद रधिया का मन थोड़ा अस्वस्थ होने लगा। फिर मैंने रधिया से बातचीत शुरू की। रधिया, तुम इन लड़कियों को विद्यालय क्यों नहीं भेजती हो? बाबूजी रधिया से पूछते हैं कि रधिया, तुम अपनी दोनों लड़कियों को स्कूल क्यों नहीं भेजती हो? क्या करेंगी ये विद्यालय जाकर? मुझे इनके विद्यालय जाने से काम की कठिनाइयाँ होंगी। रधिया कहती हैं कि ये दोनों स्कूल जाकर क्या करेंगी, और ये स्कूल चले जाएंगी तो मेरे को मेरे काम में बहुत कठिनाइयाँ होंगी। मैं आधा काम कर पाऊंगी। वो कहती हैं कि मेरी लड़कियों के बिना तो मैं सिर्फ आधा ही काम कर पाऊंगी। मेरे आमदनी आधी रह जाएगी और मेरे घर भी छूट जाएगा। वो कहती है कि इससे तो मेरी आमदनी मतलब मेरे जो महीने के पैसे आते हैं वो भी आधे हो जाएंगे, और फिर तो मेरा घर भी छूट जाएगा। फिर इतनी बड़ी लड़कियों को विद्यालय में जगह कौन देगा? इनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। वो मुहावरा यूज़ करके बोलती हैं कि और वैसे भी इतनी बड़ी बड़ी लड़कियों को स्कूल में जगह कौन देगा, और इनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ये एक मुहावरा है बच्चों, ठीक है। रधिया, तुम्हारी दोनों कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी। बाबूजी कहते हैं कि रधिया, तुम्हारी ये दोनों कठिनाइयाँ दूर हो सकती है और हो भी जाएगी। अभी वर्ष भर इन्हें मैं पढ़ाऊँगा।
बाबूजी कहते हैं कि अभी 1 साल के लिए इन्हें मैं पढ़ाऊँगा, ये काम करके दोपहर के बाद मेरे पास आ जाया करेंगी। और वो कहते हैं कि ये अपना पूरा काम करके दोपहर के बाद मेरे पास आ जाया करेंगी। ये मेरी बेटियों की तरह है। बाबूजी समझाते हैं रधिया को कि ये मेरी बेटियों की तरह ही है। जैसे तुम हमारे घर की सफाई मन लगाकर करती हो, वैसे मैं इन्हें पढ़ाऊँगा और तुमसे कुछ नहीं लूँगा। बाबूजी कहते हैं कि जिस तरह से तुम हमारे घर को अपना घर समझ के सफाई करती हो, मन लगाकर सफाई करती हो, वैसे ही मैं तुम्हारी बेटियों को भी पढ़ाऊँगा और तुमसे बदले में कुछ भी नहीं लूँगा। इनकी किताबों और कॉपियों पर जो खर्च होगा वह मैं करूँगा। बाबूजी बोलते हैं कि इनकी किताबें लाने के लिए और कॉपियाँ लाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो सब मैं करूँगा। सुबह को ये तुम्हारे साथ काम करेंगी और दोपहर बाद मेरे पास पढ़ने आएंगी। वो समझाते हैं कि सुबह तो तुम्हारे साथ ये काम करेंगी और दोपहर के बाद जब काम हो जाएगा उसके बाद ये मेरे पास पढ़ने आया करेंगी। रधिया में आत्मविश्वास आया। आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट। रधिया को खुद पे भरोसा आया। रम्मू और कल्लू में अच्छी तरह जीवन यापन की इच्छा ने जन्म लिया और रम्मू और कल्लू में भी एक अच्छी तरह जीवन जीने की इच्छा ने जन्म लिया। रधिया ने अपने पति से अनुमति लेकर रम्मू और कल्लू को पढ़ने के लिए मेरे पास भेजना प्रारंभ कर दिया और रधिया ने अपने पति से भी पूछकर रम्मू और कल्लू को मेरे पास पढ़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। सुबह को वे माँ के काम में सहायता करती और दोपहर बाद मेरे पास पढ़ने आती। सुबह तो वो अपनी मम्मी के साथ मतलब माँ के साथ काम करती, उनकी सहायता करती और दोपहर होने के बाद मेरे पास पढ़ने के लिए आया करती। मैंने उन्हें समझाया, तुम उन बच्चों से अच्छे हो जो केवल पढ़ते हैं और माता पिता के काम में सहयोग नहीं करते। वो बाबूजी कल्लू और रम्मू को समझाते हैं कि तुम दोनों उन बच्चों से बहुत अच्छे हो जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं और अपने माता पिता की काम में सहायता भी नहीं करते। जिस लगन से तुम घरों की सफाई करती हो वैसी ही लगन से अपनी पढ़ाई करो। वो समझाते हैं कि जितनी लगन से तुम दूसरों के घरों की सफाई करती हो बस उतनी ही लगन से अपनी पढ़ाई भी करो। वे दोनों मेरे पास वर्ष भर पढ़ने आती रही। वो दोनों मेरे पास पूरे 1 साल पढ़ने आती रही। उन्होंने बहुत लगन से पढ़ाई की और एक ही वर्ष में कक्षा 8 के स्तर तक पहुंच गई। और वो बोलते हैं कि दोनों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की, बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई की और एक ही साल में कक्षा 8 मतलब 8th क्लास तक का स्तर तक पहुंच गई। स्तर तक पहुंचना मतलब 8th क्लास तक की पढ़ाई करने योग्य हो गए। मैंने उनसे कक्षा 8 की परीक्षा दिलवाई और बाबूजी ने दोनों से 8th क्लास की परीक्षा दिलवाई, कक्षा 8 की। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। रम्मो ने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए और कल्लो ने द्वितीय श्रेणी के अंक से उत्तीर्ण हुई। दोनों ने ही मेरिट ग्रेड्स बनाए। रम्मो फर्स्ट आई और कल्लो सेकंड। तब उनकी पढ़ाई करने की इच्छा और तीव्र हो गई। तब दोनों की पढ़ाई करने की इच्छा और भी बढ़ गई। उन्होंने उसी विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश लिया और वो दोनों ने उसी स्कूल में 9th क्लास में एडमिशन लिया। रम्मो को 100 रुपये महीने की छात्रवृत्ति भी मिल गई और रम्मो को 100 रुपये महीने की छात्रवृत्ति भी मिल गई, मतलब स्कॉलरशिप महीने की 100 रुपये मिल गई। 100 रुपये मासिक पर रधिया ने अपनी एक सहायक रख ली और रम्मो और कल्लो को नियमित रूप में विद्यालय भेजना प्रारंभ कर दिया। वो 100 रुपये स्कॉलरशिप के जो पैसे आते थे, रधिया ने उससे अपने लिए एक हेल्पर मतलब सहायिका रख ली और रम्मो और कल्लो को नियमित रूप से स्कूल भेजना शुरू कर दिया। नियमित रूप से मतलब प्रॉपर वे में स्कूल भेजना शुरू कर दिया।
रम्मू और कल्लो ने उसी विद्यालय में पढ़कर अगले वर्ष बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा पास कर ली। रम्मू ने प्रथम श्रेणी में और कल्लो ने द्वितीय श्रेणी में। रम्मू और कल्लो ने अगले वर्ष मतलब अगले साल उसी स्कूल में 10th की पेपर दिए, 10वीं क्लास के पेपर दिए और रम्मू को फर्स्ट ग्रेड आया और कल्लो को सेकेंड ग्रेड आया, मतलब प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। पर कल्लो ने रम्मू से खेल में बाजी मार ली थी। अभी तो रम्मू फर्स्ट आई थी, अब लेकिन कल्लो ने रम्मू को खेल में हरा दिया था, मतलब रम्मू से आगे कल्लो थी खेल में। बहुत सी लड़कियां उनकी सहेलियां बन गई थी और स्कूल की बहुत सारी लड़कियां उनकी सहेलियां बन गई थी, फ्रेंड्स बन गई थी। तीज त्योहारों पर वे एक दूसरे के घर भी आती जाती थी और जैसे हम जाते हैं ना अपने फ्रेंड्स के घर, एक कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, वैसे ही वो लोग भी एक दूसरे के घर आती जाती थी। रधिया और उसके पति कन्हैया पुत्रियों के उत्तीर्ण होने पर खुशी से फूले नहीं समाये। रधिया और उनके पति कन्हैया मतलब रम्मू और कल्लो के माता पिता उनकी ये सक्सेस होने पर खुशी से फूले नहीं समाये, मतलब बहुत खुश हुए। वे सब मिठाई लेकर आए और दोनों परिवारों ने साथ साथ मिठाई खाई। वो सब मिठाई लेकर आए और दोनों परिवारों ने साथ में बैठकर मिठाई खाई। कौन दोनों परिवार? एक हो गए हैं रधिया के और एक हो गए हैं बाबूजी के। कन्हैया ने मेरे पैर छुए और बोला, बाबूजी ये लड़कियां आपकी हैं, अब बताइए इन्हें आगे क्या करना है। कन्हैया जो कि रम्मू और कल्लो के पिताजी थे, उन्होंने बाबूजी के पैर छुए और बोला कि बाबूजी ये दोनों आपकी ही लड़कियां हैं, अब आप ही बताइए इन्हें आगे क्या करना है। मैंने उन्हें रम्मू और कल्लो को अध्यापिका बनाने की सलाह। बाबूजी ने बोला कि मैंने रम्मू और कल्लो को अध्यापिका मतलब टीचर बनने की सलाह दी। वे मान गए और वो दोनों मान भी गए। समय आने पर मैंने रम्मू और कल्लो के प्रार्थना पत्र शिक्षक परीक्षण विद्यालय में दिलवा दिए। प्रार्थना पत्र मतलब एप्लीकेशन और शिक्षक परीक्षण विद्यालय मतलब टीचर्स के जो ट्रेनिंग स्कूल होते हैं वो। तो वो बोलते हैं कि समय आने पर मैंने इनकी एप्लीकेशन टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में दिलवा दी। टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल मतलब जहाँ पर टीचरों की ट्रेनिंग होती है। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ा पर दोनों को वहाँ प्रवेश मिल गया। उनको थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिर में दोनों को वहाँ पर प्रवेश मिल गया। रम्मू को परीक्षा फल के आधार पर और कल्लो को परीक्षा फल और खेलों के प्रमाण पत्रों के आधार पर। रम्मू को परीक्षा फल मतलब जो उनके ग्रेड्स आए थे, है ना, फर्स्ट ग्रेड से जो वो पास हुई थी उसके आधार पर, और कल्लो को सेकंड ग्रेड, है ना, परीक्षा फल में सेकंड ग्रेड के आधार पर, और वो जो खेल में भी फर्स्ट आई थी उसके भी जो प्रमाण पत्र उसके पास रखे थे उसके भी आधार पर उन दोनों का एडमिशन मिल गया। यह प्रशिक्षण 2 वर्ष का था और ये पूरी प्रक्रिया जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं ना, वैसे ही ये पूरी प्रक्रिया भी 2 वर्ष की थी, मतलब 2 साल की थी। वे उसमें इतनी व्यस्त हो गई कि उनके बाद उनसे मेरी भेंट नहीं हुई। वो कहते हैं कि उसके बाद जब उनका एडमिशन हो गया उसके बाद वो इतनी व्यस्त हो गई कि उसके बाद मैं उनसे मिल ही नहीं पाया। यदा कदा रधिया से उनके बारे में पूछ लेता था, कभी कभी मैं रधिया से ही उन दोनों के बारे में पूछ लेता था। रधिया यही कहती, बाबूजी आपने उनका जीवन ही बदल दिया, और रधिया हर बार बाबूजी से यही कहती कि बाबूजी आपने तो उन दोनों का जीवन ही बदल दिया, अब इनकी शादी आप ही करना। वो बाबूजी से कहती हैं कि अब इन दोनों की शादी भी आप ही करना। मैं उसे तसल्ली देता रहता और कहता, रधिया तुमने उनका जीवन बदला है, मैंने नहीं। वो उन्हें हमेशा तसल्ली देते और कहते हैं कि रधिया तुमने उनका जीवन बदला है, मैंने नहीं। तुम्हारे डिसीज़न ने उनका जीवन बदला है, मैंने नहीं।
रम्मू और कल्लो ने प्रशिक्षण समाप्त कर लिया। रम्मू और कल्लो ने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, ख़त्म कर ली। उन्हें नौकरी भी जल्दी मिल गई और वे दीदी बन गई। और उन्हें नौकरी भी जल्दी मिल गई और वो दीदी बन गई, मतलब टीचर बन गई। एक दिन शाम को जब मैंने अपनी डाक देखी तो उसमें रामवती और कलावती के विवाह का निमंत्रण प्राप्त हुआ। एक दिन जब शाम को बाबूजी अपनी डाक चेक करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर रामवती मतलब रम्मो और कलावती मतलब कल्लो के विवाह का निमंत्रण पत्र था, शादी का कार्ड था। यह निमंत्रण राधिका रानी और कन्हैया लाल की ओर से था। राधिका रानी कौन? अपनी रधिया। और कन्हैया लाल कौन? उनके पिताजी कन्हैया। ये निमंत्रण उन दोनों की तरफ से आया था। मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि रामवती और कलावती हमारी रम्मो और कल्लो हैं और राधिका रानी हमारी रधिया है। वो कहते हैं कि मुझे ये समझते हुए देर भी नहीं लगी कि रामवती और कलावती हमारी रम्मो और कल्लो ही है और जो राधिका रानी है वो हमारी रधिया है। मैंने सपरिवार रम्मो और कल्लो के विवाह में भाग लिया और जी भरकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वो कहते हैं कि मैंने सहपरिवार मतलब मेरे पूरे परिवार के साथ रम्मो और कल्लो के विवाह में भाग लिया, रम्मो और कल्लो की शादी में गया और जी भरकर उन्हें आशीर्वाद दिया, मतलब उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।